डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ईवन रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं। ईवन का मतलब है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, और ये रिएक्शन मेनली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के द्वारा दिया जाता है। इस रिएक्शन में रिएक्शन का जो रेट है वो केवल रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। और ये रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में होता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है। अब देखिए, हम लोग ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का यह है X, ये लिविंग ग्रुप है अल्काइल हैलाइड, और ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो दूसरे 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। तो और ये बेस के प्रेजेंस में अल्कीन देता है। CH2 डबल बॉन्ड C और RR। इसे हम लोग एक ये एग्जाम्पल लिया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का, जिसमें ये 2 मिथाइल प्रोपेन प्राप्त होता है। और ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये रिएक्शन क्या होता है, ये बेस के प्रेजेंस में होता है। अब ये देख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल और हम लोगों ने लिया है, ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और ये ब्यूटेन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बेस के प्रेजेंस में ये 2 तरह का अल्कीन हमें प्राप्त हुआ है। एक जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड है और एक जो है वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, इसका ये परसेंटेज अधिक होता है इन कंपेरिजन टू लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हमें ईवन रिएक्शन में प्राप्त हुआ है वो किस तरह से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग किस प्रकार होता है। इसका मतलब ये जो ईवन रिएक्शन है इसका मेकैनिज्म किस तरह से संपन्न होता है। तो ये जैसा कि हम लोगों ने SN1 में पढ़ा है कि ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है, उसी तरह से ईवन रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले कार्बोनियम आयन हमें प्राप्त होता है और फिर यहाँ बीटा कार्बन पर उपस्थित प्रोटॉन ये बेस के द्वारा ले लिया जाता है और फिर ये हमें अल्कीन प्राप्त होता है। तो ये देखते हैं, ये मैकेनिज्म है यहाँ रिएक्शन का। देखते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, और ये यहाँ पर ये हैलो ग्रुप जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसका कारण क्या है कि इसमें ये 3 अल्काइल हैलाइड जो है R और मिथाइल, इसके वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ काम करता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो इससे क्या हुआ कि ये रिमूव हो करके यहाँ पर ये कार्बोनियम आयन हमें मिल जाता है। और फिर देखते हैं कि अब ये बेस जो है वो कार्बोनियम आयन के पास वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है यहाँ पर ये एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि ये जो कार्बोनियम आयन यहाँ जो कार्बन है उसका अब ये ऑक्टेट जो है वो पूरा नहीं है, ये अनस्टेबल होता है। इसलिए ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, और फिर ये जो पास वाले जो कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें ये एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड
वीक हो जाता है। तो इस तरह से ये जो अगर बेस यहाँ पर अप्रोच करता है तो ये प्रोटॉन यहाँ से ले लेता है और अल्कीन हमें प्राप्त होता है। तो ये देखते हैं किस तरह से ये मैकेनिज्म में कैसे इसका जो है वो प्रोसीड किया है। इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि भाई ये जो कार्बोनियम आयन है यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। तो ये दोनों ये कॉम्पिटिटिव ये रिएक्शंस होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, इट विल डिपेंड ऑन वो स्ट्रेंथ ऑफ बेस या नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये यहाँ पर चूँकि हम लोग जनरलाइज्ड ये पॉइंट स्टडी नहीं कर रहे हैं बल्कि स्पेसिफिक पॉइंट स्टडी कर रहे हैं एलिमिनेशन का, इसलिए हमें यहाँ पर ये ध्यान होगा कि भाई यहाँ एलिमिनेशन ही होगा। लेकिन जनरल रिएक्शन अगर कंसीडर करेंगे तो उसमें देखते हैं कि वो दोनों पॉइंट को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। और ये देखें कि भी यहाँ पर जो किस तरह का जो अटैकिंग जो रिएजेंट है वो किस तरह का है, वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है या बेस के जैसा बिहेव कर रहा है, कौन वो पावरफुल फैक्टर कौन सा होगा, उस बेसिस पर हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो इन चीज़ों का, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रिएक्शन के रिएक्शन मैकेनिज़्म को समझने के लिए। तो यहाँ ये अंडरस्टूड है कि ये यहाँ पर जो बेस है वो अटैक कर रहा है, इसलिए निश्चित रूप से डेफिनेटली ये जो रिएक्शन होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब हम लोग बात करते हैं ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इवन एलिमिनेशन, मतलब जो ये इवन एलिमिनेशन हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जिसके ऊपर इवन रिएक्शन डिपेंड करेगा या इवन एलिमिनेशन डिपेंड करेगा। तो इसमें देखते हैं कि ये 4 फैक्टर हैं मेनली। पहला जो है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, नेक्स्ट जो फैक्टर है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप है, और तीसरा जो फैक्टर है नेचर ऑफ बेस है, और चौथा जो फैक्टर है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है। तो पहला जो फैक्टर है इसे हम लोग ये पूरी तरह से एक्वेंटेड है, ये भली भांति जान रहे हैं कि भाई ये जो इवन रिएक्शन है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के द्वारा दिया जाता है। तो इसलिए देखो यहाँ पर ये जो फैक्टर है वो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इवन रिएक्शन का वो क्या होगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, फिर ग्रेटर देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से देखते हैं कि जैसे जैसे ये टर्शियरी से सेकेंडरी और फिर प्राइमरी की तरफ आते हैं तो रेट ऑफ इवन रिएक्शन वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसमें एक बात ये वो रिलेटिव चीज़ें हैं, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी इवन रिएक्शन दे सकता है। ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस तरह का होगा, अगर इसमें आयन पेयर बन जाता है और कार्बोनियम आयन बनता है और अगर बेस अटैक करता है तो यहाँ भी हमें ये वो एलिमिनेशन रिएक्शन संभव हो पाता। उसी तरह से ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में भी इस तरह के सिचुएशन ये आ सकते हैं। तो ये नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। हमें ये रिएक्शन मैकेनिज्म में अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि ये दो स्टेप्स में होता है। पहले कार्बोनियम आयन बनता है और दूसरा जो वो फिर यहाँ पर बेस अटैक करता है। तो यहाँ पर ये इस रिएक्शन में नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। अगर जो है ये बेस लिविंग ग्रुप है जैसे ब्रोमो है या टोसाइलेट है या आयोडाइड आयन है, इस तरह के जो बड़े आयन हैं जिसे ये कार्बन और जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ उनके बीच में अगर जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो आसानी से टूट जाते हैं। और दूसरा जो फैक्टर यहाँ पर है वो
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे ये वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को देता है और फिर एक्स जो है वो यहाँ से ये रिलीज़ होकर के कार्बोनियम आयन बनाता है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ ये रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा है पहले स्टेप में कि प्लस आई इफेक्ट के वजह से ये एक्स जो है वो अल्काइल हैलाइड से निकल जाता है। तो ये इस तरह से देखा कि अगर ये बेस क्लीविंग ग्रुप होगा तो ये रिएक्शन इवन जो है वो फास्टर होगा। अगर ये कार्बन और जो फंक्शनल ग्रुप उससे जुड़े हुए हैं इनके बीच में अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसको ये लिविंग ग्रुप को निकालना बहुत मुश्किल है, जैसे फ्लोरो ग्रुप है या हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन होना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे अल्कोहल से हम लोग क्या है कि इथिलीन बनाते हैं, तो इसमें रिएक्शन में क्या होता है कि इसको ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि ये एसिड के प्रेजेंस में इसको प्रोटोनेट करते हैं और ये वाटर जो है मॉलिक्यूल बनता है जो बेटर लिविंग ग्रुप हो जाता है, और उस तरह से हमें जो कार्बोनियम आयन मिलता है फिर बेस से रिएक्शंस करा करके ये अल्कीन प्राप्त करते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, ये इवन रिएक्शन में जो लिविंग ग्रुप का है वो उसका रोल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर जो तीसरा जो फैक्टर यहाँ पर है वो नेचर ऑफ बेस, मतलब यहाँ पर पहले देखा कि ये बेस का यहाँ पर इवन रिएक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो दो स्टेप में ये इवन रिएक्शन होता है, पहले कार्बोनियम आयन बनता है और फिर जो है वो बीटा कार्बन से प्रोटॉन को बेस रिमूव करता है। तो इस यहाँ पर जो बेस का रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी हमने ये डिस्कस किया है कि भाई ये कंपटीशन एक ही स्पीसीज़ है जो बेस के जैसा भी बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल के तरह भी बिहेव करता है। तो देयर इज़ कंपटीशन बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल फॉर ए पार्टिकुलर स्पीसीज़। तो हमें ये श्योर होना है कि वह स्पीसीज़ जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तरह बिहेव नहीं करेगा, बल्कि ये बेस के जैसा बिहेव करेगा, तभी जो है वो रिएक्शन पॉसिबल होगा। नहीं तो क्या होगा, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन ना होकर के क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन हो जाएगा। इस चीज़ का हमें ये काफ़ी ध्यान रखना है। तो यहाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेचर ऑफ बेस। फिर नेक्स्ट जो है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इवन रिएक्शन में ये प्ले करता है। और ये जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट होना चाहिए। ये प्रोमोट करता है आयन सॉल्वेटिंग मीडियम को, जिससे कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन हमें प्राप्त होता है। तो ये हम लोगों ने अभी देखा कि ये टर्शियरी जो अल्काइल हैलाइड है ये वही जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, लेकिन तो दूसरे भी अल्काइल हैलाइड या दूसरे सिस्टम जिसमें सॉल्वेंट के वजह से अगर आयन पेयर बन जाता है और उसमें फिर ये कार्बोकैटायन हमें प्राप्त होता है, तो उस स्थान पर भी हमें ये एलिमिनेशन रिएक्शन ये प्राप्त होता है। तो इसे देखते हैं कि ये नेचर ऑफ जो सॉल्वेंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये किसी जो है वो रिएक्शन के नेचर को डिसाइड करने के लिए, तो इवन रिएक्शन में भी जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट होगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें इसका जो है रोल सॉल्वेंट का रोल काफ़ी है। तो ये जो सॉल्वेंट होगा वो आयन सॉल्वेटिंग होना चाहिए, यानी पोलर सॉल्वेंट होगा जहाँ पर ये रिएक्शन ये यहाँ फेवर करेगा पोलर हाइड्रोक्सिलिक, कि ये जो है इसको कार्बोनियम आयन को ये स्टेबल बना सकता है, यहाँ पर ये आयन पेयर का फॉर्मेशन करता है। ये चार फैक्टर्स यहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कस किए हैं
एक जो है वो कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, नेचर ऑफ बेस है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट है। तो इस तरह से हमने देखा कि इवन रिएक्शन एक्चुअली में क्या है, ये इवन एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर है और मेनली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के द्वारा दिया जाता है और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है केवल सबस्ट्रेट पर या रिएक्टेंट पर। ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस होता है। तो इन जनरल हमें यह ध्यान रखना है कि भाई एक ही जो कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है या और एलिमिनेशन रिएक्शन भी दे सकता है। तो इसमें ये कंपटीशन है। तो ये जनरल रिएक्शंस जो हम लोग अगर वो डिसाइड करेंगे, इसका प्रोडक्ट लिखेंगे, तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो इसमें जो रिएजेंट है वो हमें इसको काफ़ी जो है वो अच्छे तरह से ऑब्ज़र्व करना है, ये कि भाई ये जो स्पीसीज़ है, जो रिएजेंट है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, बेस के जैसा बिहेव कर रहा है या न्यूक्लियोफाइल के तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये बेस के तरह बिहेव करेगा रिएजेंट, तभी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा तो उस केस में ये रिएक्शन क्या होगा, वो उसका मोड जो है वो रिएक्शन का बदल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो इसमें जो नेचर ऑफ जो रिएजेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये से हमें ये काफ़ी इस पर वो ध्यान रखना है जो है वो E1 और SN1 को डिसाइड करने में कि विच वन रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो हम समझते हैं कि ये हम लोग अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे कि भाई ये E1 रिएक्शन जो होगा वो किस तरह से होगा और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि E1 रिएक्शन है या SN1 रिएक्शन है। तो आज हम लोग लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।